अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। पाकिस्तान की मईशत की अगर आप बात करें तो हर गवर्नमेंट और माजी में भी हमने देखा कि कई प्लान्स ऐसे हमारे सामने आते रहे कि कैसे पाकिस्तान की जो मईशत है उसको मुश्किल से निकालना है और सही पटरी पर डालना है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते साल के साथ पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं वो मज़ीद गंभीर होते जा रहे हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि अब पाकिस्तान अपने मुआशी मसाइल के हल के लिए कैसे एक यूके फंडेड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं उनके ज़रिए एक प्लान हमने तरतीब दिलवाया है और उसकी आज हम जो हाईलाइट्स हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे कि जो यूके के रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, जो नुस्खा उन्होंने पेश किया है पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए, क्या उसमें कुछ नया है और अगर उस पर अमल होगा तो क्या वाकई ही पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो बदल सकते हैं। तो शहबाज, सबसे पहले आई थिंक थोड़ा बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। ये जो यूके फंडेड जो इकोनॉमिस्ट हैं, ये बेसिकली आइडिया आया कहाँ से कि वो एक ड्राफ्ट करें पाकिस्तान की मईशत के लिए एक रोड मैप, एक प्लान कि कैसे जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं क्रॉनिक इकोनॉमिक सेक्टर्स में उनको हल किया जाए। कामरान, पिछले साल जब शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म थे तो एक आर्टिकल लिखा था, बल्कि उनका एक रिसर्च वर्क था स्टीफन डर्कन का, जो यूके के एडवाइज़र थे उनकी गवर्नमेंट के, जो उनका फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस जो है उनका FCDO, उसके एडवाइज़र थे। तो उनका पाकिस्तान के ऊपर जो उनकी जो रिसर्च थी उसमें यह था कि जो एलीट कैप्चर है पाकिस्तान का, उसके हवाले से उन्होंने कुछ काम किया था। वो काम गालिबन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को पसंद आया उनका, तो उन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के जो इकनॉमिक इस वक्त जो मसाइल हैं उनका जो हल है वो भी फिर फॉरेन कंसल्टेंट से ही उन्होंने कहा बेहतर है कि ले लें, जो कि उनका ये ख्याल था कि शायद डोमेस्टिकली पाकिस्तानी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस किस्म के प्लान्स, जो पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, वो नहीं बना सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान जहाँ पे आज खड़ा हुआ है वहाँ पे हमारी खत्ते में लोएस्ट ग्रोथ है, हाईएस्ट इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत कम है। हर 6 में से 1 जो वर्कर है वो फॉर्मल सेक्टर में और 5 जो वर्कर्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में स्टंटिंग रेट हाई है, जो मोर्टेलिटी रेट है वो हाई है, एक्सपोर्ट्स हमारी कम है, हमारी जो इंपोर्ट्स है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर 4% से ज़्यादा ग्रो करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस आ जाता है। बट दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि वो मुल्क जो दावा करता है कि सिंगापुर जैसा मुल्क जिसने 1960s में पाकिस्तान का 5 ईयर प्लान लेकर तरक्की की, आज उस मुल्क की ये हालत हो गई है कि उसको अपने ऊपर एतमाद नहीं है और उन्होंने एक फॉरेन कंसल्टेंट को हायर किया जिसको पे भी यूके की गवर्नमेंट कर रही है और उनसे एक उन्होंने प्लान तैयार करवाया। बट द ब्यूटी इज़ कि अभी उनका जो प्लान है फॉर्मली तो अनाउंस नहीं हुआ, ये ड्राफ्ट फेज़ में है। इब्तदाई रिपोर्ट हमने हासिल की है, अभी भी इसके ऊपर डिस्कशन जारी है। बाय एंड लार्ज चीज़ें इसी कॉन्टेक्स्ट में होंगी। एक मुख्तसर सी उनकी रिपोर्ट है, समरी फॉर्म है, उसके अलावा एक अपेंडिक्स इसके साथ एक लगाया जाएगा। वो भी कहा यह जा रहा है कि जो वजारतें जिनको प्राइम मिनिस्टर ने पहले टारगेट किया उनके जो प्लान हैं उनको कॉपी पेस्ट किया गया है। द बॉटम लाइन ऑफ द प्लान मेड बाय स्टीफन डर्कन और उनकी जो टीम है वो ये है कि पाकिस्तान को किसी गैर मुल्की प्लान की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास पहले ये सारी प्लान्स मौजूद हैं। द ओनली थिंग विच इज़ मिसिंग इज़ द पॉलिटिकल विल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज प्लान्स। तो ये क्रक्स है मतलब प्लान का। मेरा ख्याल है कि अगर वो ये ना भी लिखते, या आई थिंक इसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि हमें पता है कि पाकिस्तान या कोई भी जो मरीज़ होता है उसकी बीमारी की तशख़ीस तो हुई है। पाकिस्तान की असल बीमारी क्या है उसकी तशख़ीस हमारे सामने है। अब उस बीमारी का इलाज जो है वो भी पता है हमें, लेकिन उस इलाज के लिए जो तदबीरें करनी है वो हम करना नहीं चाहते। वही जो पॉलिटिकल विल नहीं है हमारी, और उसमें फिर बहुत से बाकी अगर कोई बात तो फिर मुझे ये बताएं कि जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि ये जो इस आइडिया के तहत चलें, हम प्राइम मिनिस्टर की जो इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं करते कि समटाइम होता है ना कि आप बीमार हैं तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको तसल्ली नहीं होती तो काउंटर चेक कर लेते हैं। उनको लगा कि शायद हो सकता है कि कोई बेहतर हल बता सकें। तो जो अभी तक ड्राफ्ट उनका पेपर सामने आया, रिकमेंडेशन सामने आई हैं, तो इसका मतलब है कोई नई बात नहीं है। वही जो पाकिस्तान के अंदर भी लोग बात कर रहे हैं वही बात इन्होंने भी की है। बिल्कुल उन्होंने वही बात की है, बल्कि उन्होंने इस चीज़ को अपनी जो उनकी समरी ड्राफ्ट रिपोर्ट है उसके अंदर एक्नॉलेज भी किया है। टू माई सरप्राइज, बल्कि जो एक गिला भी होता था जो वाइस चांसलर हैं पाइड के,
पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स डॉक्टर नदीमुल हक, उनका गिला होता था कि लोकल रिसर्च को इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो मैं जब इनकी रिपोर्ट पढ़ रहा था तो पाइट की जो रिसर्च है उसको जगह जगह पे रेफर किया गया कि ये वाला जो चीज़ें ये पहले भी इसके ऊपर बात हो चुकी है, खासतौर पर जो गवर्नमेंट का साइज रिड्यूस करने के और ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस के हवाले से वहाँ पे पाइट की रिसर्च को उन्होंने कोट किया है। कामरा ने एक ऑपरेटिव जुमला जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, तो मैंने दो तीन चीज़ें हम नाज़रीन के लिए हाईलाइट कर देते हैं। ये जो जुमला पढ़ने का मकसद यहाँ पे ये है, मैंने इसको कोट एंड कोट लिया वहाँ से रिपोर्ट से, कि हम कुछ दुनिया से कम नहीं है। मसला सिर्फ हमारा ये है कि हमें अपने आप के ऊपर एतमाद नहीं है। जब तक कोई बाहर से आके हमें ये ना बताए कि आप ये जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हमें यकीन ही नहीं कि हम वो काम ठीक कर रहे हैं। जुमला मैं पढ़ देता हूँ। द फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स फॉर ग्रोथ इन पाकिस्तान हैज नॉट बीन द लैक ऑफ आइडियाज बट द लैक ऑफ पोलिटिकल विल टू इम्प्लीमेंट दीज रिफॉर्म्स। ये है वो जुमला जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की सारी कहानी जो है वो बयान करता है कि पाकिस्तान में आइडियाज की कमी नहीं है। जिस चीज़ की कमी है पाकिस्तान में कि जो पॉलिटिकल विल है, जो कमिटमेंट चाहिए सियासी कोई भी मुश्किल काम करने के लिए, वो नहीं है। और फिर जो प्लान्स बनाए गए हैं उनकी स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन जो है वो नहीं है। और जो स्टीफन डर्कन ने अपनी रिपोर्ट दी है जिसको फाइनेंस मिनिस्टर भी रिव्यू कर रहे हैं, उसका भी बॉटम लाइन ये है कि जो कुछ हमने आपको पेश कर दिया है ये तब तक कागजों में ही रहेगा, दस्तावेजात में ही रहेगा, जब तक हुकूमत इसके ऊपर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं करती। ना सिर्फ ये बल्कि ये कि इसको आप कॉन्स्टेंटली इसको फॉलो नहीं करते और जहां जहां जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उन नताइज की रोशनी में उन जो आपकी रिकमेंडेशन जो इंप्लीमेंट हो रही है उसमें तब्दीली नहीं करते। तो एक तो कामरान इसके अंदर ये नाम इसका रखा गया है, होम ग्रोन रिफॉर्म एजेंडा फॉर ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। अब ग्रोथ विद स्टेबिलिटी का जो एंगल है वो उसके भी आगे जाके बता वो ये बात क्यों कर रहे हैं। बेसिकली जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है। और एक और जुमला जो अभी आप भी बात कर रहे थे, मैं अभी तक हम जो डिस्कशन कर रहे हैं और ये अगेन रिपोर्ट के अंदर ये कोट हुआ है कि फॉर डेकेड्स थिंक टैंक्स, एकेडमिक्स, आउटसाइड एजेंसीज विच मीन्स कि आपके वर्ल्ड बैंक का IMF है, EDB है, एंड इवन गवर्नमेंट एनालिस्ट हैव स्ट्रांगली आर्ग्यूड फॉर द टाइप ऑफ रिफॉर्म्स which in many cases have been incorporated into this growth agenda। वो कह रहे हैं कि जो काम पहले ही पाकिस्तान कर चुका है, पाकिस्तान के अपन एनालिस्ट कर चुके हैं, थिंक टैंक्स कर चुके हैं, वही चीज़ हम इस रिफॉर्म एजेंडा में शामिल कर रहे हैं। अगेन उन्होंने एक अच्छी चीज़ की है कि एटलीस्ट इन चीज़ों को वो ऑन द रिकॉर्ड लिया है। इसमें जो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑफ कोर्स दैट ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान के अवाम हैं या जो तमाम सेक्टर्स हैं वो तो चाहते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारी एक आदत है कि हम क्विक सोल्यूशन चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि एज लॉन्ग एज वी आर इन द IMF प्रोग्राम, तो इस तरह के कोई क्विक सोल्यूशन नहीं है, या जो अगर क्विक सोल्यूशन माजी में जो हमने अप्लाई किए तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होते थे कि आपने एक कोशिश की कि ग्रोथ को फॉर द टाइम बीइंग उसको पुश किया, बट वो सस्टेनेबल नहीं थी। तो ये भी आई थिंक हमारे नाजरीन को बताना आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि जो भी इसमें आगे चल के बात करेंगे, जो सोल्यूशन उन्होंने सजेस्ट किए हैं, ओवरनाइट फिर भी तब्दीली नहीं आएगी, इट टेक्स टाइम। बल्कि जो उन्होंने एक जो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, मैजिक बुलेट कोई नहीं, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आपको ये जो काम करना है वो पीरियड ऑफ टाइम करना है। फौरी तौर पर जो पाकिस्तान के मसाइल का हल ये नहीं कि हमने ये रिपोर्ट दे दी है इसके ऊपर आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो कल से आपके मसाइल हल हो जाएंगे। ये इन्होंने बड़ा क्लियरली इसके अंदर लिखा हुआ है। ये हम सारा बैकग्राउंड इसलिए बता रहे हैं कि जो उन्होंने एक्शन रिकमेंड किए उससे पहले तक लोगों को समझ है इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बात क्यों। हमने इसकी जो समरी है, इसके जो उसके नताइज उनके ख्याल में हो सकते हैं वो बिल्कुल हम आखिर में जाके बताएंगे ताकि एक सीक्वेंस में एक चीज़ चले। उन्होंने कहा ये रिफॉर्म्स पाकिस्तान को इस्लाहात करनी क्यों ज़रूरी है। ये उन्होंने कहा जी लोगों के मफाद में है, पाकिस्तानी कौम के मफाद में, ये भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो जो यूजुअल्स हैं, जो नॉर्मल एक चीज़ है, जो कॉमन सेंस है, वो कॉमन सेंस इस रिपोर्ट में नजर आ रही है, बट वो उस कॉमन सेंस को कोई समझे और समझ के उस पर इंप्लीमेंट करे तो बात बनती है। उन्होंने क्लियर स्टेबिलिटी की बात की जो आप भी कह रहे थे कि अगेन नॉन फैक्ट है, पाइट की रिपोर्ट में, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में आपको मिल जाता है कि जैसे पाकिस्तान 4% ज्यादा ग्रो करता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ जाता है। उनका जी ये जो IMF का प्रोग्राम है ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इसमें जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान कोई बड़ी ग्रोथ हासिल करने की कोशिश ना करे, वो जो बड़ी ग्रोथ हासिल करने की कोशिश है उसका जो रास्ता है
वो इसमें बंद कर दिया गया है। 3 बड़े एक्शन नाज़रीन यहाँ पे रिकमेंड किए हैं इस रिपोर्ट के अंदर, जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, जो गोल्स भी हैं कि जो निजी सरमायाकारी है, निजी सरमायाकारी इसमें पाकिस्तानी भी और गैर मुल्की सरमायाकारी खास तौर पर, उसको उन्होंने कहा जी कि फ़रोग देने की ज़रूरत है। सरमायाकारी को फ़रोग नहीं देंगे, पाकिस्तान की जो लो प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर नहीं होगी, और जो पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत है जो लोएस्ट है खित्ते में वो बेहतर नहीं होगी। दूसरी बात उन्होंने की है कि अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाता तो पाकिस्तान में तरक्की हो ही नहीं सकती। अगेन एवरीवन इज सेइंग द सेम थिंग। तीसरी बात उन्होंने कही है कि जो पब्लिक फाइनेंसेस हैं इसको बेहतर करने की जरूरत है, टैक्स महसूलात में इजाफा करें, इक्विटेबल करें, एक मखसूस शोबे के ऊपर ना बोझ डालें जैसा कि इस हुकूमत ने इस बजट में किया है। और दूसरा उन्होंने इसके साथ ही अखराजात में कमी की बात की है। कामरान, ये बुलेट पॉइंट्स थे। अब ये थी बुलेट पॉइंट्स उनके सामने आगे समरी फॉर्म में उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ अपनी, नंबर 2 एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, नंबर 3 पब्लिक फाइनेंसेस को इंप्रूव करो, टैक्स बेस बढ़ाओ और खर्चा कम करो। रॉकेट साइंस तो नहीं है यहाँ तक, अभी तक हम जो बात करें कोई ऐसी चीज जो नई सामने आई हो। मुझे इस आई डोंट नो कि इतना सीरियस सब्जेक्ट है बट लाइटर वे में बात करनी चाहिए। आपने ये अक्सर, हम भी जब कॉलेज यूनिवर्सिटीज में थे तो वो जो अक्सर इस तरह के जो 2 नंबर किस्म के, आपको पता है हकीम और पीर के महबूबा आपके कदमों में, तो उसमें एक शख्स जो है वो चला गया, उसको कोई खातून पसंद थी कि मैं कैसे अपनी जो पसंदीदगी का इजहार करूं, तो उन्होंने उनको एक तावीज़ बना के और उन्होंने कहा कि ये आपने लपेट के और आपने उनको जो ना गुलाब का फूल पेश करना तो आपका काम हो जाएगा। तो उस लड़के ने कहा कि मसला ही यही है कि मैं गुलाब का फूल पेश कैसे करूं, ये तो अगर इतनी मेरे में हिम्मत होती तो मैं आपके पास थोड़ी आता। अब ये जो सारे वो नुस्खा बता रहे हैं, ये जो यूके के इकोनॉमिस्ट हैं, ये वही फूल वाली बात है। फूल है मतलब वो फूल जो देना है, कैसे देना वो बताया हुआ है, वो अब उसके ऊपर आ रहे हैं ना। अभी तो मैंने थोड़ा सा इसको स्लाइटली जो हमारे एक होता है ना, जिन्होंने फूल जाके देना है, मतलब वो तो यही कहेंगे कि पॉलिटिकल विल की बात हो रही है ना। तो पॉलिटिकल विल की तो हालत क्या है वो तो हमने देख लिया ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर जब दबाव होता है तो कैसे वो जो इन्फ्लुएंशियल सेक्टर्स है उनको छोड़ देते हैं और तनख्वाहदार तबके का गला घोंट देते हैं। तो वो तो हमें पॉलिटिकल विल नजर नहीं आती। मतलब 2 ही बातें ना उन्होंने कही कि ये चीजें करनी है और इन सबको करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल एंड स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिफॉर्म, सब कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको बता देते हैं फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं। ये जो बात कामरान अब ये कर रहे हैं कि आपने जो सरमायाकारी को कैसे बढ़ाना है, जो अभी आप बात करें फूल कैसे पेश कर रहा है, तो उन्होंने कहा जी कि आसान कारोबार का कानून एक बना रहा है पाकिस्तान, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी आप अमल दरामद कर दें, तो जिसकी वजह से जो कारोबार करने का पाकिस्तान में एक उसकी जो कॉस्ट है उसमें पाकिस्तानी हजम की जो मैशे का जो हजम है ना उसके 3% के बराबर तकरीबन सालाना, कोई आप आज की अगर आप इन्फ्लेशन हमारी वो जीडीपी का साइज ले लें तो 3600 अरब रुपया सालाना यहाँ से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो सकती है। उन्होंने सिर्फ एक अगर आप कानून पे अमल दरामद करवा दें, और ये उन्होंने कहा जी कौन करेगा, ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट करेगा। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो हालत है पाकिस्तान में, मेरे सामने कोई आके बैठ जाओ मुझे बता रहे कि उन्होंने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ठीक किया है। SIFC बन गई है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल एक ऑर्फन ऑर्गेनाइजेशन पहले भी थी, अब और ज्यादा ऑर्फन हो गई है। उसके बहुत सीरियस मसाइल है। फिर दूसरी बात वो यहाँ पे ये करें कि सेक्टर स्पेसिफिक आप सरमायाकारी पॉलिसीज बनाएं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। उनका अगर आप ये काम कर लेते हैं जो उससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो पाकिस्तान में जो शिकायत है उसमें 25% तक जो है वो कमी हो जाएगी। फिर तीसरी बात वो ये करें कि पाकिस्तान में जो बिजनेसेस के इंस्पेक्शन का जो निज़ाम है उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप। कौन करेगा, उन्होंने कहा जी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट करेगा। फिर उन्होंने कहा जी कि आप जो सेटअप वॉक इन एंड डिजिटल बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स ये बना दें, साल में 5000 कारोबारी अफराद तक पहुंचे या बिजनेसेस तक पहुंचे, जिससे उनके जो है बिजनेसेस में उनको फैसिलिटेशन मिलेगी। अगली बात वो ये करें कि जो एक इन्वेस्टमेंट ऑम्बड्समैन का ऑफिस पाकिस्तान में बना दे, इस पर पहले ही एक काम हो रहा है, SIFC कर रही है। फिर उन्होंने कहा कि टैक्स बेस की ब्रॉडनिंग करें, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन और रिटेल सेक्टर को हिट करें। हमने रिटेल सेक्टर को बाय द वे भी इस हुकूमत ने छोड़ दिया है। फिर वो मजीद इसमें बात कर रहे हैं कि आपने जब सरमायाकारी बढ़ानी है तो इन हालात में तो बढ़ नहीं सकती, आपको बिजली की कीमतों में कमी करनी पड़ेगी। कैसे बिजली की कीमतों में कमी करनी पड़ेगी ये भी उन्होंने बताया, लेकिन हम ये आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं जो यूके के
रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने सजेस्ट किया है एक वे फॉरवर्ड। एक्सक्लूसिवली वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की मईशत को मुश्किलात से निकाला जा सकता है और ऑन अ सस्टेनेबल पाथ टू ग्रोथ एंड रिकवरी डाला जा सकता है। और ब्रेक से पहले जो आपने हिंट दिया, और आजकल आई थिंक हर किसी के लिए जो सबसे बड़ा इशू है जो बिजली की बढ़ती कीमतें हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और ये इसलिए भी ज़रूरी है, एक तो घरेलू सार्फिन तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, क्योंकि एनर्जी का बड़ा एक कलीदी किरदार है। अगर आप इतनी महंगी बिजली ऑफ कोर्स पैदा करेंगे या बेचेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपैटिटिव नहीं होंगी। तो जो ब्रेक से पहले आपने हिंट दिया था कि उन्होंने ये कहा है कि इस ट्रेंड को भी है, जो हाई कॉस्ट है एनर्जी की, इसको रिवर्स करना पड़ेगा हाउस होल्ड्स के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। बट कैसे होगा, क्योंकि इस पर भी हमने बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट्स भी की हैं। कोई आई थिंक सोल्यूशंस तो लोग बताते हैं, बट वो ईजियर सेड देन डन। तो इसमें कोई ऐसा उन्होंने सोल्यूशन बताया है कि एटलीस्ट जिसमें आवाम को रिलीफ मिल सके? ऑन अ लाइटर नोट, अगर गोरा बताएगा तो प्राइम मिनिस्टर भी सुन लेंगे और हमारी ब्यूरोक्रेसी भी सुन लेगी। वैसे एक चीज़ बड़ी मजे की मैंने नोट किया कामरान, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना फौजियों से डरते हैं, मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, ना प्राइम मिनिस्टर से डरते हैं, ना मीडिया से डरते हैं, ना कोर्ट से डरते हैं। आपको पता है किससे डरते हैं? वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डरते हैं। मतलब हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कामते हैं, IMF ने कह दिया हमने बात नहीं करनी, वर्ल्ड बैंक ने ये कह दिया हमने बात नहीं करनी, तो अब स्टीफन डर्कन ने कह दिया तो शायद कुछ कर लें। तो ये ब्यूरोक्रेट्स को अगर काबू करना है तो लगता है किसी गैर मुल्की को पाकिस्तान का जो वजीर आज़म बनाना पड़ेगा। इस तवक्को रखें कि लोग कि बिजली की कीमतों में, क्योंकि अब गोरे ने कह दिया तो कम होगी। अब जो तरीका बता रहे हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, एक उन्होंने इस पर रिकमेंडेशन ये दिया है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो बिजली पैदा होती है उसमें इंपोर्टेड फ्यूल भी है, जैसे LNG है, आपका इंपोर्टेड कोयला, उन्होंने इसको लोकल पे कन्वर्ट कर दें। ठीक है, इस पर पहले ऑलरेडी हमारी चीन से बात चल रही है, कुछ हमारे अपने भी प्लांट है, गवर्नमेंट ओन भी। दूसरी वो बात ये कर रहे हैं कि जो सर्कुलर डेट लिया हुआ है, मतलब बन चुका है सर्कुलर डेट, बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर, तकरीबन 2400 अरब रुपए से ज्यादा का सर्कुलर डेट है इस वक्त पाकिस्तान में। उनका इसकी रिस्ट्रक्चरिंग कर दें और इसकी सेटलमेंट कर दें। ठीक है, वो तो सब करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है। तीसरी बात वो ये कर रहे हैं कि कंपेटिटिव मार्केट्स खोल दें। अभी मसला ये है पाकिस्तान में कि सिंगल बायर है ना, वो जो टेक और पे वाली जो क्लॉज है ना कि आप बिजली ले या नहीं ले, अपने पैसे देने हैं, उसको टेक एंड पे जाने की बात, या इन अदर वर्ड्स के जो भी पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगते हैं प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, उससे सिर्फ जो स्टेट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वही बिजली खरीदती है और वो बिजली खरीद के सार्फिन को इसको ओपन कर दें, कंपैरेटिव कर दें, जो खरीदना चाहे वो खरीद ले। इसके ऊपर भी ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, बात एटलीस्ट हो रही है। ये उन्होंने कुछ बड़ी चीजें जो है, जो उन्होंने कहा जी कि ये अगर कर लेंगे तो बिजली की जो लागत है पाकिस्तान में वो कम हो जाएगी। इस वक्त उन्होंने रिपोर्ट में भी मानते हैं कि ये अनअफोर्डेबल हो चुका है। फिर जो उनके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपने पाकिस्तान में लेके आनी है तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस जो है आप स्ट्रेटजीज डेवलप करें। अगेन इसके ऊपर काफी ज्यादा SIFC काम कर चुकी है, G2G के ऊपर भी, लेकिन IMF का एतराज है कि आप जब G2G में को जाके सर्टन स्पेसिफिक प्रेफरेंशियल आप इंसेंटिव्स देंगे तो वो नहीं हो सकता। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज के स्टीफन डर्कन ने भी अपनी रिपोर्ट में डाला। उन्होंने कहा कि चाइना से जो इंडस्ट्रीज रीलोकेट होनी है पाकिस्तान में, आप उनको करवाएं और 1 साल के अरसे में करवाएं। जब इंडस्ट्रीज आपकी वहां से रीलोकेट होंगी तो पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी भी आएगी, ग्रोथ भी होगी और नौकरियां भी पैदा होंगी। तो दिस इज वेलकमिंग। और हो सकता है कि एनर्जी की जो कॉस्ट है वो भी कम हो, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगी तो जो कैपेसिटी पेमेंट वाला एटलीस्ट उसका कोई पॉजिटिव यूटिलाइजेशन हो सकती है ना, कंट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली, तो वो इसके अंदर अगर वो ये बात करें, बट प्लान तो यही था नाज़रीन के 2016-17 से ही रिलोकेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इतनी ज्यादा हैं, हम और करते हैं काम नहीं करते। तो अभी तक ये जो चाइनीज इंडस्ट्रीज का पाकिस्तान में रीलोकेट होना स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में, वो नहीं हो सका। स्टीफन डर्कन भी ये बात कर रहे हैं। देन ही सेइंग कि जी आप इस तरह के कम से कम 50 मंसूबे तैयार करें जो रेडी हो, और कभी भी आप किसी फॉरेन इन्वेस्टर को ऑफर कर दें और ये उनके 3 माह के अंदर इसको तैयार करें। इसमें हम आपको बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान एक और गैर मुल्की कंसल्टेंट को हायर किया है जो इस वक्त ये काम कर रहा है कि जो 50 बड़े मंसूबे जिनकी फिजिबिलिटीज बनानी है और गैर मुल्कियों को ऑफर करनी है, उसके ऊपर अब फिजिबिलिटीज के ऊपर काम हो रहा है। इस वक्त 3 गैर मुल्की कंसल्टेंट्स, बड़ी जो कंपनीज हैं या इंडिविजुअल्स हैं, वो काम कर रहे हैं। स्टीफन डर्कन पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हवाले से एक और गैर मुल्की कंसल्टेंट काम कर रहे हैं,
और जो तीसरे गैर मुल्की कंसल्टेंट हैं वो फिजिबिलिटी स्टडीज के लिए हायर हुए। तो इस वक्त लग ऐसे रहा है नाज़रीन कि पाकिस्तान की जो तमाम गवर्नमेंट है वो आउटसोर्स हो चुकी है, या यूएई के कंसल्टेंट्स को या यूके के कंसल्टेंट्स को, और इन सबको हुकूमत खुद कुछ नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेट्स खुद कुछ नहीं कर रहे, वो इन कंसल्टेंट्स को हायर कर रहे हैं और ये लोग फिर आगे जो है वो काम करके हुकूमत को देंगे। ऑल दो तनख्वाहें तो यही लोग ले रहे हैं। अच्छा कामरान, इसके अंदर जो एक और चीज़ उन्होंने कही है, एक्सपोर्ट्स की उन्होंने बात की, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है, सबको पता है। उनकी ट्रेड प्रमोशन और मार्केट एक्सेस के ऊपर आप फोकस करें। इसाक डार साहब वज़ीर खारजा इसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं कि दुनिया में अब जो डिप्लोमेसी है वो चेंज हो चुकी है, अब आपको प्रमोशन के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है इसी चीज़। और फिर वो टैरिफ रिडक्शन पॉलिसीज की तरफ उन्होंने कहा जी कि जो इम्पोर्ट टैरिफ्स आपने लगाए हुए हैं इनको कम करें। आप पहले पाकिस्तान में ये होता था कि आप पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगाएं, उसको हुकूमत प्रोटेक्शन देती थी कि ये जो पैदावार करेंगे इससे जो इंपोर्ट्स हो रही हैं वो रिप्लेस होंगी। ये मॉडल नाकाम हो चुका है। इसकी वजह से पाकिस्तान में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्राइसिस आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज अनकम्पेरेटिव हो चुकी हैं, वो जा नहीं रही इनोवेशन की तरफ। जब आपने एक्सपोर्ट लेड मॉडल की तरफ जाना तो वो मॉडल के लिए आपको टैरिफ का रिड्यूस करना। तीसरा बड़ा आई थिंक जो पॉलिसी एक्शन वो सजेस्ट कर रहे हैं, अगेन कल भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि FBR को कैसे इस काबिल बनाया जाए कि उसकी टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा हो। और उसके अंदर वो करें जी, 2-3 उन्होंने बड़ी बातें की हैं इसके अंदर कि FBR उन्होंने, एक तो उन्होंने कहा इसका जो पॉलिसी यूनिट FBR का वो FBR से अलहदा कर ले और इसको वजीर खजाने के अंदर डायरेक्टली उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में दे दें। नई बात नहीं है, PTI की गवर्नमेंट 2018-19 में ये फैसला करके जा चुकी है, उनकी कैबिनेट ने फैसला किया हुआ है। फिर डॉक्टर शमशाद अख्तर मॉडल में भी ये चीज़ थी, इंप्लीमेंट नहीं हुई। अब गोरे ने कह दिया तो शायद ये हो जाए। अगली बात यहाँ पे ये हो रही है कि टैक्स टू GDP रेशो को आप 13.5% कर रहे हैं, वो तो IMF के प्रोग्राम का हदफ भी है। खर्चों में उन्होंने जो कमी की बात की कामरान, उसकी 3 बड़ी उन्होंने चीज़ें कही हैं। प्राइमरीली वो कह रहे हैं कि आप एग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन करें। हुकूमत एग्रेसिव प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रही, हम पहले पिछले प्रोग्रामों में बात कर चुके हैं। लॉस मेकिंग सेक्टर जो पावर सेक्टर उसको सेकंड और थर्ड फेज में रखा गया। फिर वो कह रहे हैं कि हुकूमत का जो हजम है उसको छोटा कर, उसके लिए ऑलरेडी काबीना की कमेटी वजीर खजाना साहब की सरबराही में काम कर रही है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर काम करें और जो PSDP है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम वो जो है उसका साइज भी कम करें। उसका थ्रो फॉरवर्ड का मतलब कि जो खर्चा आपको चाहिए, मजीद पैसा चाहिए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को खत्म करने के लिए, उनको मुकम्मल करने के लिए, उन्होंने कहा जी उसका थ्रो फॉरवर्ड तकरीबन 10,000 अरब है, उसके साइज में भी कमी करें। अभी अगर सारे काम हो जाते हैं तो क्या होगा? अब जो स्टीफन डर्कन की रिपोर्ट आई है, UK फंडेड होम ग्रोन एजेंडा जो है इकोनॉमी का, उसका नताइज क्या है उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि अगर ये सारे काम कर ले जो अभी तक हम आपको बता रहे हैं तो क्या होगा। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में जो 4 लाख सालाना नौकरियां पैदा हो रही हैं फॉर्मल सेक्टर में, उन्होंने 4 लाख से बढ़कर 10 लाख सालाना पाकिस्तान नौकरियां पैदा कर सकते हैं 2028 तक। दूसरी बात कि पाकिस्तान बगैर बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के 6% सालाना ग्रो कर सकता है 2028 तक। तीसरी बात कि जो पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वक्त सिर्फ $2 अरब भी है, से भी कम है, ये बढ़कर उन्होंने कहा जी सालाना $10 अरब तक हो सकती है अगर वो जो सारे काम इन्होंने बताए हैं वो कर लें। और चौथी बात, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की $30 अरब है, उन्होंने कहा जी जो काम हमने बताए ये कर लें तो ये $60 अरब की हो जाएगी 2028। ये सारा क्रक्स है। आपने नाज़रीन आपने नोट कर लिया होगा, कोई नई बात नहीं है, अहदाफ भी नए नहीं है, आउटकम्स भी नए नहीं है। नया क्या है कि हमें अब स्टीफन डर्कन ने बताया। तो लेट्स सी हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सुन लें, हमारे प्राइम मिनिस्टर तो पहले सुनने को तैयार, वो सुन भी रहे हैं। असल चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन पॉलिटिकल विल का, और वो तब ही मुमकिन है जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, लोगों को एतमाद होगा हुकूमत के ऊपर, बिजनेसेस को, इन्वेस्टर्स को हुकूमत पे एतमाद होगा, और हुकूमत किसी की भी हो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज होगी। नहीं होगा तो स्टीफन डर्कन ने जो भी कहा ये भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बजाय वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी रिलेशन। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। अब रुख करेंगे बांग्लादेश का। बांग्लादेश में गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। इस साल जनवरी में जब वहाँ पर आम इंतखाबात हुए थे और उन इंतखाबात के नतीजे में अवामी लीग की शेख हसीना वाजिद रिकॉर्ड 5th टाइम वो प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुई थी। दो के वो इंतखाबात कॉन्ट्रोवर्शियल थे, वन साइडेड थे, अपोजिशन ने बायकॉट किया था, और जब बावजूद इसके कि वो कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शंस थे वो मुंतखब हुई थी शेख हसीना वाजिद,
तो किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि विद इन फ्यू मंथ्स उनकी हुकूमत का ऐसे खात्मा होगा कि उनको अपना जो फेयरवेल एड्रेस है वो करने का मौका नहीं मिलेगा और उनको मुल्क से भाग जाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके हवाले से आप खबरें तो देख रहे होंगे, अब वहाँ पर एक इंटरम यानी कि अबूरी सेटअप आ गया है। जो स्टूडेंट्स ने वहाँ पर एहतजाज किया था और उसको जो लीड कर रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस वही हैं जिनको 2006 में नोबेल इनाम दिया गया था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर एक जो बैंक था ग्रामीण बैंक, उनके ज़रिए जो गरीब लोगों को कर्जे दिए थे, जिसके नतीजे में बहुत से लोग जो गुर्बत की सतह से बाहर आए थे। और 2006 में जब उनको नोबेल प्राइज़ मिला था तो मैंने उनका एक इंटरव्यू भी किया था। तो अब उनकी सरबराही में एक 16 रुकनी जो इंटरम गवर्नमेंट है वो वहाँ पे काम कर रही है। और शहबाज जो पूरे हफ्ते हमने देखा कि इंटरनेशनल हेडलाइंस बांग्लादेश, और अभी भी वहाँ पर जो हेडलाइंस का जो सिलसिला है वो थमने को नहीं है। आज भी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि उसमें बांग्लादेश के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। और उसकी वजह यह है कि जो स्टूडेंट्स थे जो एहतजाज कर रहे थे अवामी लीग शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ, उन्होंने ये धमकी दी थी, आज की एक डेडलाइन दी थी कि अगर चीफ जस्टिस रिज़ाइन नहीं करेंगे तो वो फिर धावा बोल देंगे सुप्रीम कोर्ट का। तो फिर उनको रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि ये तमाम जो बड़े ओहदों पर लोग बैठे हैं ये शेख हसीना वाजिद या उनकी हुकूमत को ही रिप्रेजेंट करते हैं। बैंक्स के अंदर, बाकी बड़े बड़े इदारों के अंदर हमने देखा है कि लिटरली एक रिवोल्ट है। जो लोग बकौल जो स्टूडेंट्स तंजीमें हैं कि ये करप्ट लोग हैं, अवामी लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो रिप्रेशन उन्होंने कमिट किया, उनको अब अपने ओहदों से हटा रहे हैं। तो इट्स अ क्रिटिकल टाइम। और इसमें जो इम्पोर्टेंट आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी एक चीज़ है कि पाकिस्तान में भी बहुत बांग्लादेश मॉडल की बात होती रही, क्योंकि आपको पता है कि 2009 से लेकर 2024 तक शेख हसीना वाजिद प्राइम मिनिस्टर रही। बेशक जितनी मर्जी कंट्रोवर्शियल थी, कहा यह जाता है कि कंसिस्टेंस थी, कंटिन्यूटी थी, दो कि उन्होंने जो पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया ऑपोजिशन को, हज़ारों की तादाद में लोगों को जेलों में बंद किया, उन पर इल्ज़ामात थे कि उन्होंने अपने जो मुखालफीन हैं उन पर तशद्दुद भी किया। इससे साबित हुआ कि कंटिन्यूटी अगर इस तरीके से हो कि आप अपने मुखालफीन को दबा दें, आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दें, तो वो भी फिर सस्टेनेबल नहीं होती। तो वो तमाम जो दावे, तमाम जो तारीफ़ें बांग्लादेश की होती थी वो अब हमारे सामने आ रहा है। कामरान, एक तो सल्यूट टू दी स्टूडेंट्स ऑफ बांग्लादेश के जो कि बाहर निकले, उन्होंने 300 जानों की कुर्बानी दी। और इनकलाब जो है ना अपने लिविंग हिस्ट्री में अगर देखें तो दिस इज फॉर्म ऑफ द रेवोल्यूशन, कि स्टूडेंट्स अपने बलबूते पे बाहर निकले और उन्होंने अपना जो हक था वो लिया, गवर्नमेंट को टॉपल किया, उस गवर्नमेंट को जिसको एक पूरी सपोर्ट थी इस्टेब्लिशमेंट की, बांग्लादेशी इस्टेब्लिशमेंट की। द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश अगेन इज कि हम लोग ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाल लेते हैं, फेसबुक के ऊपर। हमारे जो जेन्युइन राइट्स हैं उसके लिए भी पीसफुली, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल, हम पीसफुली प्रोटेस्ट करने को भी तैयार नहीं है, हम इतनी तकलीफ उठाने को तैयार ही नहीं है। सैलरीड क्लास की टैक्सेशन हो, बिजली के बिल्स हों, आपके एजेके में आपने देखा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में लोग बाहर निकले, उनको उनका राइट मिल गया। जो हुकूमत पाकिस्तान ने 2002-2003 में जो वादा किया था उनको नहीं दिया, उन्होंने ले लिया। तो अगर पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहे हो और उनको स्पेस मिल रही हो, अगर स्पेस नहीं भी मिल रही तो स्पेस ले सके, तो ये चीज़ें सारी पॉसिबल हैं। और गोइंग फॉरवर्ड ये जो अब देख रहे हैं आप, जो सूरत हाल बन रही है, आप क्या समझते हैं कि अब जो स्टूडेंट्स हैं आपके ख्याल में कि अपने आप को वो ओवर स्ट्रेस नहीं कर रहे, कि अब उन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे जो ज़्यादा जजमेंटल हैं और इमोशनल हैं? क्योंकि ये डिसाइड करना कि ये कौन करप्ट है, कौन नहीं है, और कौन उसका वफादार था हुकूमत का, कौन नहीं है, ये अब कुछ आप समझते नहीं कि ये चीज़ें सोसाइटी के अंदर बिगाड़ पैदा करेंगे वहाँ? आई थिंक ये सबसे बड़ा फियर ज़रूर है कि कम अज़ कम जिस तरह अवामी लीग ने उन पर इल्ज़ाम था, और ये हकीकत भी है कि अपने मुखालफीन को उन्होंने विक्टिमाइज़ किया, अब ये फियर है कि अब जब स्टूडेंट्स या जो अवामी लीग की मुखालफ ताकतें इक़्तिदार में आ गई हैं या उनके जो क्रिटिक्स थे वो इक़्तिदार में आ गए हैं, तो कहीं सिर्फ रोल रिवर्स हो जाएंगे और जो दूसरी साइड है उनको विक्टिमाइज़ करना शुरू कर दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली एक कंसर्न है, लेकिन ये ज़रूर बात है कि इस वक्त लगता ये है कि जो स्टूडेंट्स की जो मूवमेंट है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। मसलन जब उनके आर्मी चीफ ने खिताब किया कि शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दे दिया है और एक अबूरी सेटअप आएगा, तो स्टिल जो उनकी क्लैरिटी थी, जो स्टूडेंट्स के लोग लीड कर रहे थे इस कैंपेन को, कि वो ना तो मिलिट्री रूल ना मिलिट्री बैक्ड कोई जो गवर्नमेंट है उसको कबूल करेंगे। इंस्टेड उन्होंने अपना एक फ्रेमवर्क दिया, अपना एक जो नाम तजवीज़ किया प्रोफेसर यूनुस का, कि इनको आप अबूरी हुकूमत का सरबराह लगाएं, और वही हुआ।
जो वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी चीफ, उनको मानना पड़ा। और ये जो 16 रुकनी काबीना है उसमें 2 जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टूडेंट्स के, वो भी इसमें शामिल हैं। तो इसलिए उस लिहाज से तो काफ़ी आई थिंक उनकी सेब बड़ी है। बट क्या इससे बांग्लादेश के अंदर लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? क्या इलेक्शंस होंगे? क्योंकि अदरवाइज उनके आइन में तो है कि जब एक अबूरी सेटअप आता है तो उसके 3 माह के अंदर इंतखाबात होना ज़रूरी है। लेकिन जो उनके एक्टिंग लॉ मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये तब तक रहेगी जब तक ये ज़रूरी है। तो इसका मतलब है ज़रूरी नहीं है कि जल्दी इंतखाबात होंगे। उसका एक और जो चीज़ है, जो बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद, उनका क्या स्टेटस है? वो भारत फरार हो चुकी हैं, उस वक्त हो गई थी, वो तो अभी भी वहीं पे है या उन्होंने असाइलम मिल गई भारत से? देखें, वो बिल्कुल अभी भी एज ऑफ नाउ जब हम ये बात कर रहे हैं तो वो भारत में ही मौजूद है। और इंटरेस्टिंगली भारत की वो बड़ी लॉन्ग टर्म एला, लेकिन क्योंकि भारत को भी पता है कि अब जितनी वो अनपॉपुलर हैं तो शायद वो भी उनको अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपने मुल्क में पनाह दें। भारत के वज़ीर ख़ारजा ने ये खुद कहा कि वो फ़िलहाल आर्जी तौर पर भारत में मुकीम है और जब उनको कहीं और पनाह मिल जाएगी तो वो वहाँ से चली जाएंगी। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि शेख हसीना वाजिद, आपको पता है कि अमेरिका भी उनके खिलाफ था, उनकी जो पॉलिसीज थी उनको क्रिटिसाइज करता था। वेस्ट जो है वो भी उनको कुछ पॉजिटिवली नहीं देखता, खास करके जो हालिया प्रोटेस्ट हुए और उसमें जो उनकी तरफ से ऑर्डर्स थे कि इनको क्रश किया जाए। तो इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि कोई भी मगरबी ममालिक जो है वो शेख हसीना को सियासी पनाह देने के लिए तैयार नहीं है और इस वजह से वो इंडिया में इस वक्त फंस गई हैं। दूसरा जो इसका पहलू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि शेख हसीना वाजिद के दौर में भारत और जो बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत क्लोज आ गए। इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी कि जो बांग्लादेश के अंदर एक रिजेंटमेंट थी वहाँ पर कि ये जो शेख हसीना वाजिद है बुनियादी तौर पर ये पपेट हैं भारत की, और इस वजह से भी वहाँ पर बहुत गम गुस्सा था। अब ये अचानक से जो तब्दीली आई है ये भारत के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है वो 4000 किलोमीटर तवील है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो 6-7 उनकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं भारत की जहाँ पर गड़बड़ रहती है, इंसर्जेंसी है, और माजी में ये कहा जाता है कि जो बांग्लादेश की साइड से वो इंसर्जेंसी को सपोर्ट मिलती है, शेख हसीना वाजिद ने उसमें बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब भारत का खदशा है कि दोबारा वो इंसर्जेंसी जो है वो सर उठा सकती है। तो दूसरा इसमें पाकिस्तान के लिए भी ब्रेक पे जाने से पहले एक ओपनिंग है, वो इसलिए कि शेख हसीना वाजिद के दौर में ताल्लुकात सिर्फ खराब ही हुए। पाकिस्तान ने कोशिश की ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, लेकिन उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। अब क्योंकि वहां पर शेख हसीना वाजिद नहीं रही तो इसके इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आ सके। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे मिडिल ईस्ट के अंदर जो इस वक्त टेंशन बढ़ रही है। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है वो बढ़ रही है। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद ईरान ये वाजे कर चुका है कि वो हर सूरत इस्माइल हानिया की शहादत का बदला लेगा। अब इस बीच ऑफ कोर्स ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जिसमें पाकिस्तान के किरदार के हवाले से भी बात हो रही है और पाकिस्तान बिहाइंड द सीन एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है कि कैसे जो मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन है उसको कम किया जाए। उसमें 2 बड़ी अहम बातें, OIC का गैर मामूली इजलास भी हुआ, हमने देखा इसी हफ्ते जद्दा के अंदर, जहां पर पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने शिरकत की। उसमें अगर जो स्पीच उन्होंने की तो उसमें बड़ा एक क्लियर मैसेज सटल वे में पाकिस्तान ने क्लियर किया। एक तो पाकिस्तान ने बिल्कुल कहा कि जो ईरान के खिलाफ कार्रवाई इसराइल ने की है उसकी सख्त मजम्मत करनी चाहिए, और उन्होंने खबरदार किया कि आज ईरान है तो कल इसराइल जो है किसी और OIC के मुल्क के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, उन्होंने कहा है शहबाज के ईरान का ये हक है कि जो कुछ इसराइल कर रहा है उसकी जवाबी जो कार्रवाई है वो ईरान करने का हक रखता है। लेकिन जो असल फिर उन्होंने आगे कही कि वाइल ईरान के पास ये बिल्कुल राइट है कि वो जवाब दे, लेकिन जो पैगाम पाकिस्तान ने दिया कि ईरान को ये एहतियात करनी चाहिए कि जो भी वो जवाबी कार्रवाई करें ये ना हो कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हार्ड लाइनर, उसको ये मौका मिल जाए कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को वाइडर लेवल पर ले जाए और एक पूरी खित्ते के अंदर जंग फैल जाए। तो पाकिस्तान का जो अंडरलाइन मैसेज है, जो बिहाइंड द सीन भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस खित्ते में जो जंग के बढ़ते जो
ख़तरात हैं या बादल मंडला रहे हैं उनको कम किया जाए, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से सिचुएशन डी एस्केलेट हो जाए। अब ईरान जो है वो कहता है कि वो हर सूरत कार्रवाई करेगा। इनफैक्ट ये खबर भी है कि ईरान को ये खदशा है कि अगर जवाबी जो कार्रवाई करेगा, कई ऐसे अरब ममालिक जब अप्रैल में इन्होंने जवाबी कार्रवाई की थी तो उन्होंने इजराइल का साथ दिया था, कई जो मिसाइल थे उनको इन्होंने इंटरसेप्ट किया था। तो ये भी इतलात हैं कि ईरान ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए उन अरब ममालिक को क्लियर पैगाम दिया है कि अगर आपने इस दफ़ा कोई इस तरह की हरकत की या इजराइल को सपोर्ट किया तो हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। कामरान, जो पिछला इवेंट था वो तो बड़ी कैलकुलेटेड मूव थी ना कि उन्होंने रिटेलिएट करना था। इस दफ़ा सिचुएशन ज़्यादा ग्रेव है। ओवरऑल अगर आप देखें मुस्लिम ममालिक की तरफ से भी एक रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग आया था। नेतन्याहू उन जो इसराइल के वज़ीर आज़म है, उनको ना तो आलमी कवानीन की परवाह है, ना एथिक्स की, ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। उन्होंने वही करना है जो वो बेहतर समझते हैं और अमेरिकन सपोर्ट उनको हासिल है। ये बात अब बारहा कही जा चुकी है कि इंटरनेशनल सिस्टम्स जो हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स जो हैं वो, और जो एक क्लेम है कि जी ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, वुमेन राइट्स, ये अब सिर्फ एक तो डिबेट करने खत्म हो गई है बात। ये अमेरिकन का कामरान इसके अंदर कितना रोल होगा अगर लेट्स से चीज़ें यहाँ से आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं? क्योंकि अगर आप देखें आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। ये $75 पर बैरल पे आई थी, अब $80 पे चली गई हैं। तो डू यू थिंक अगर आप 1 to 10 स्केल पे जाएं, कितना चांस है कि रीजनल वॉर हो सकती है और उसमें अमेरिकन डायरेक्टली इंटरवीन कर सकते हैं? देखें, इस स्टेज पर तो आई थिंक इट इज़ हाईली अनलाइकली कि अमेरिका को भी पता है कि उसकी कितनी इम्प्लीकेशंस हैं, और वो यही मैसेजेस दे रहा है कि बल्कि कल ही इजिप्ट, कतर और अमेरिका की तरफ से एक कलेक्टिव स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मौका कि जो गजा के अंदर सीज फायर है उस पर फौरी तौर पर एक मुआहदा किया जाए। तो अमेरिका तो यही कोशिश कर रहा है, दो के साथ ये भी कहता है कि जो इजराइल है उसके साथ जो आयरन क्लैड उनकी पार्टनरशिप है वो बरकरार रहेगी। इजराइल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी तो हर सूरत में जो अमेरिका है उसका साथ देगा। लेकिन क्या इस लड़ाई में बराह रास्त वो शामिल होगा? इंडिकेशंस ऐसी हैं कि वो नहीं चाहता कि इस लड़ाई में वो बराह रास्त शामिल हो। इसी वजह से इसी हफ्ते हमने देखा कि जो फ्रांस के सदर हैं उन्होंने भी ईरान के सदर से बात की और कोशिश की उनको कन्विंस करने की कि वो कोई जवाबी कार्रवाई ना करें। तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अपनी जगह पे हो रही हैं कि किसी तरीके से ये जो एस्केलेशन है उसको कम किया जाए। लेकिन ईरान मेरे ख्याल में बदला तो लेगा लाजमी। अब वो किस नौयत का होता है, दैट ऑफ कोर्स रिमेन्स टू बी सीन। बहरहाल हम नजर रखेंगे। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।